अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। एक नया दिन ताज़ा अज़्म लिए हम आपके सामने हाजिर हैं और आज भी हम कई स्टोरीज जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली आपको बताएंगे कि फैशन में, कपड़ों में नई क्या जिद्दत आ रही है। इसके अलावा सेहत पे भी बात करेंगे और हम आपको आज एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म की कास्ट से भी मिलवाने जा रहे हैं। और कौन कौन आएगा ये तो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हम क्या बात करने जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। जनाब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन का तासुर बढ़ने का दावा किया है। फिर बताऊं, करप्शन का तासुर बढ़ने का दावा किया है। परसेप्शन रिपोर्ट है ये। 2021 के दौरान पाकिस्तान का स्कोर 16 दर्जे बढ़कर 140 पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक कानून की हुक्मरानी में कमी और हुकूमती फैसलों पर मफाद परस्त ग्रुपों के असरअंदाज होने से ये नौबत आई है। किस मुल्क में करप्शन का तासुर कितना है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हर मुल्क से माहिरीन और कारोबारी अफराद के करीबन 13 सर्वे किए। पाकिस्तान जो 2020 में 124 पर था, 2021 में 16 सीढ़ियां गिरकर 140 पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिस करप्शन स्कोर पर ये रैंकिंग करती है उसमें 0 का मतलब इंतहाई करप्ट और 100 का मतलब करप्शन से पाक है। करप्शन स्कोर में पाकिस्तान 31 से गिरकर 28 पर आ गया और करप्ट मुल्कों की गुर्बत और बढ़ गई। पाकिस्तान जहां 2012 में था, 18 में बेहतरीन स्कोर करने के बाद फिर से वहीं आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली क्यों हुई? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक उसकी 2 वजूहात है: कानून की हुक्मरानी में कमी और इंटरेस्ट ग्रुपों का हुकूमती फैसलों पर असर। पीटीआई दौर में पाकिस्तानी रैंकिंग गिरती दिखाई दी है। 2018 में 117 से गिरकर पिछले साल 140 तक। पीपल्स पार्टी दौर में 2010 के दौरान ये रैंकिंग सबसे ज्यादा 143 तक गई थी। इंडेक्स में अव्वल नंबर पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, जबकि करप्ट तरीन मुल्क शाम, सूडान और सोमालिया है। तो ये स्टैट्स और ये फिगर्स जो हैं ये थोड़े से परेशान कुन तो हैं, क्योंकि 3 साल तक हमने यही सुना कि जो शफाफियत है वो बेहतरीन होने जा रही है, जो करप्शन है वो ख़त्म होने जा रही है, लेकिन हम इतने दर्जे ऊपर आ गए हैं और ये तासुर पाया जा रहा है। हमने जानने की कोशिश की कुछ लोगों से कि अगर ये तासुर है तो क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है, लोगों का क्या मौक़िफ़ था, और सरकारी इदारों के बाहर हमने ये जानने की कोशिश की। हमारे साथी एंकर साहब आ गई, तो आपको दिखाते हैं कि सरकारी जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस वाले से। मैं यहाँ पर इस वक्त पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर इन लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई करप्शन में मज़ीद इजाफा हो गया है, इनको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं यहाँ पर जब ये लोग आते हैं। हाँ भाई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो करप्शन है उसमें इजाफा हुआ है। तो बाकी यहाँ पे आपसे लेते हैं रिश्वत वगैरह, पैसे लेते हैं आपसे? वैसे ऐसा तो नहीं हुआ। मैं अभी गया हूँ अंदर, सिर्फ मैंने फॉर्म भरने के लिए उनको कहा, तो अंदर एक शख्स बैठे हुए थे बाबा, उन्होंने मेरे से फॉर्म भरने का 100 रुपया मांगा। तो मैंने बोला 100 रुपये किस चीज़ का? तो उन्होंने बोला फॉर्म भरने का। तो मैंने उनको 30 रुपये दिए। पासपोर्ट जब आप बनवाने के लिए आई तो किसी किस्म की आपको मुश्किलात तो नहीं है? आपसे किसी किस्म के पैसे तो नहीं मांगे इन्होंने किसी काम के लिए? जी ज़रूर मुश्किलात आई। अभी तो हम पढ़े लिखे थे, हमने अपना फॉर्म खुद भर दिया। यहाँ बाहर भी लोग खड़े हुए हैं और अंदर भी बैठे हुए हैं। तो क्या कहते हैं ये लोग आपसे? ये कहते हैं, बस हम आते हैं तो पूछते हैं कि बीबी आपको ये काम करवाना है, बाजी ये आपको काम करवाना है, तो जिनको करवाना होता है वो करवाते हैं, पैसे लेते हैं वो 50 रुपये 100 रुपये। करप्शन ही तो और क्या है। आप पासपोर्ट बनवाने आए थे तो आपसे किसी ने पैसे वगैरह मांगे? किसी ने नहीं पैसे मांगे। अच्छा, जिस तरह पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट्स वगैरह होते हैं और वो कहते हैं आप हमें इतने पैसे दें, हम आपके काम करवा देते हैं, यहाँ किसी ने आपसे आके कोई पूछा है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ पे किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं हो रही आपको? कोई करप्शन, कोई रिश्वत तो नहीं है? नहीं, रिश्वत तो भी हमारे साथ मिली, हम काफ़ी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पर। अंदर से कोई बंदा आता है, 6 आदमी को भी लेके गया अंदर। अब क्या कौन जाते हैं ये पता नहीं। कोई साथ में पुलिस वाला होता है, कोई कौन होता है, पूछे तो वो कहते हैं कि ये कर्नल है, ये इस तरह की बात है। बाहर टोकन मशीन लगाई जाए ताकि सबको साथ इंसाफ हो सके। ये 2 सरकारी इदारे थे, एक पासपोर्ट ऑफिस और एक नादरा मेगा सेंटर, और यहाँ पे मिले जुले हमें रुझान जो है वो देखने में आया। थोड़े बहुत लोगों ने कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं जनाब अली, दाल में कुछ काला है, और कुछ ने तो कहा 6-6 लोग अंदर लेके जा रहे हैं, पूरी दाल ही काली है।
तो इस पे हम ज़रा अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मरियम औरंगज़ेब साहबा मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। मरियम साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान जो है उसमें करप्शन बढ़ गई है। क्या हुकूमत का ये जो एहतसाब बयानिया है नाकाम हो गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये पहली रिपोर्ट नहीं है, पिछले साल भी आई थी और ये इमरान खान साहब की करप्शन का जो एक बयानिया, एक मसनूई जो नारा था वो दफन नहीं हुआ, बल्कि ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। और मुल्क के अंदर ये ज़रूर याद रहे कि 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो जो इंडेक्स परसेप्शन इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का था वो 127 था। उसके बाद जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक़्त जो करप्शन का इंडेक्स था वो 117 पे था और पिछले 3.5 साल में 117 से ये इंडेक्स इस वक्त 140 पर पहुंच गया। ये भी याद रहे कि जिस वक्त 2013 से 18 तक करप्शन में कमी आ रही थी उस वक्त रिकॉर्ड तरक्की हो रही थी, रिकॉर्ड मंसूबे लग रहे थे, सीपैक आ रहा था, मोटरवेज बन रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रहा था, बिजली के मंसूबे लग रहे थे, LNG के मंसूबे लग रहे थे, गैस के मंसूबे लग रहे थे, अस्पताल बन रहे थे, स्कूल बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी और इसके साथ साथ करप्शन के अंदर कमी आ रही थी। पिछले 3.5 साल में एक ईंट नहीं लगी, जो कर्जा है वो 50,000 अरब पहुंच गया, जो करप्शन का इंडेक्स है वो 140 पर पहुंच गया, महंगाई की शरह 20-22% से ज़्यादा हो गई है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है ये इमरान खान साहब के जो अमाल हैं उनका एक स्कोर कार्ड है कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने के दावे करने वाले 3.5 साल में पाकिस्तान में करप्शन का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अच्छा मरियम साहिबा, नून के 5 साल में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 21 दर्जे की बेहतरी आई और इमरान खान की हुकूमत में 23 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। इसकी क्या वजह देख रही हैं आप? उसकी वजह कि इमरान खान साहब ख़ुद करप्शन में मुलव्विस, इमरान खान साहब के दाएं बाएं बैठा काबीना में माफिया करप्शन में मुलव्विस, इमरान खान साहब ख़ुद दस्तखत करके चीनी को एक्सपोर्ट करके किल्लत पैदा करके इंपोर्ट करके पाकिस्तान की आवाम 55 रुपये की बजाय 120 रुपये किलो चीनी ख़रीदे, गंदम को एक्सपोर्ट करके किल्लत पैदा करके मुल्क के अंदर जो 35 रुपये की बजाय 90 रुपये आटा किलो ख़रीदे, किसान डैप की बोरी जो है उसकी कीमत आप देख लें, उसके अलावा यूरिया का हाल देख लें, महंगाई की शरह देख लें, बेरोज़गारी की शरह देख लें, माशी तबाही की शरह देख लें। और जब मुल्क का वज़ीर आज़म ख़ुद करप्शन में मुलव्विस हो, उसके घर वाले करप्शन में डूबे हों और उसके साथ साथ जितने ये जो फ्रंट मैन है, दवाई चोरी कर जाओ, डाका डाल लो, इस्तीफ़ा लो, आपकी ज़रूरत ख़त्म, आप घर चले जाएं। हर करप्शन के बाद जब मुकम्मल काम हो जाए, ज़रूरत पूरी हो जाए, ATM भर जाएं, इमरान खान साहब के पूरी जेबें भर जाएं, तो आप उससे इस्तीफ़ा लो और फारिग कर दो। तो ये असल वजूहात हैं कि जिस वक़्त मुल्क का वज़ीर आज़म दाएँ बाएँ बैठे वुज़रा और माफियास की हुकूमत होगी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो 140 पे इंडेक्स जाएगा। अच्छा मरियम साहबा, आपके मुताबिक अब क्योंकि आजकल शहजाद अकबर जो है ना वो बड़े ख़बरों में हैं, तो उनसे इस्तीफ़ा क्यों लिया गया है? शहजाद अकबर के फारिग होने की बड़ी वजह क्या बनी? सबसे बड़ी वजह तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ज़रूरत ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि यही होता है कि इमरान खान साहब ने हमेशा, उनका एक पैटर्न है कि जब किसी शख्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाए, जब उससे पूरा इस्तेमाल कर लिया जाए, जब उससे जितना पैसा बनाना है वो बना लिया जाए, जब उसका टास्क ख़त्म हो जाए करप्शन और चोरी का और डाका डालने का, तो उसको फारिग कर दिया जाता है, उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3.5 साल शहजाद अकबर को इस्तेमाल करके शहजाद अकबर के ज़रिए जो PID में प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, जो ब्रॉड शीट है जिसके अंदर जो हर रोज़ ये दावे करता था कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ट्रक हैं और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और मरियम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ संदूक हैं, तो वो ख़ुद संदूक अपना भर के अपने घर जा चुका है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि क्या शहजाद अकबर नाकाम हुए या हुकूमत ने खुद अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की? इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये शहजाद अकबर तो एक मोहरा है ना, असल बात तो इमरान खान की है कि ये चोरी, ये करप्शन, ये लूट मार, ये मुल्क के अंदर जो आवाम की माशी तबाही है, बेरोज़गारी है, मुफलसी है, आवाम को कंगाल कर दिया है, मुल्क का दिवालिया हद तक मईशत तबाह कर दी है, कौमी सलामती दाव पर है, माशी सलामती दाव के ऊपर है, दोस्त ममालिक नाराज़ हैं, ये सारा कुछ ये आगे मोहरे हैं
इनसे ये इम्प्लीमेंट कराते हैं और इनसे काम लेते हैं। इमरान खान साहब इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल जो मसला है वो इमरान खान साहब के साथ है कि ये जो पूरा रिंग लीडर ऑफ करप्शन है वो इमरान खान साहब खुद है। नीचे जो मर्जी तब्दीली आ जाएगी, जब तक ऊपर तब्दीली नहीं आएगी, जब तक इमरान खान साहब घर नहीं जाएंगे, ना करप्शन में कमी आएगी, ना महंगाई में कमी आएगी, ना बेरोज़गारी में कमी आएगी, ना माशी तबाही में कमी आएगी, ना मुल्क की जो हर रोज़ आलमी सतह के ऊपर जो मुल्क की तज़हीक हो रही है, ना उसमें कमी आएगी। अच्छा मरीम साहब, एक आखिरी सवाल, नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? उनकी वापसी के लिए अब हालात साजगार हो गए? नवाज शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब नवाज शरीफ साहब का अपना फैसला और मुस्लिम लीग नून का फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगज़ेब साहबा हमारे साथ मौजूद थी, यही कह रही थी कि ये जो बयानिया है हुकूमत का एहतसाब का और करप्शन ख़त्म करने का, वो जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, परसेप्शन रिपोर्ट, उसे मेल नहीं खाती है। और अब जब ये मेल नहीं खा रही है तो हुकूमत के लिए एक और पहाड़ खड़ा हुआ है। गो के ये हुकूमत कह रही है कि ये तो राई का पहाड़ है, लेकिन है तो सही। पीडीएम का मार्च हर सूरत 23 मार्च को ही होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ये ऐलान कर दिया। बिल्कुल, और मुल्क में सदारती निज़ाम की जो तजवीज़ है वो भी गर्दिश कर रही है। गैर आइनी निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम पार्लिमानी कुव्वतों के एक पेज पर आने तक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल ना करने का भी बताया है। 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा। अवाम मुल्क के कोने कोने से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इनको मक्खी की तरह उंगलियों में पकड़कर इक़्तिदार से बाहर किया जाए। ये तो उनको पता था कि पीडीएम का बहुत बड़ा मार्च उस रोज आ रहा है। किस साजिश के तहत उन्होंने इस किस्म की तजावीज़ मरतब की? परेड का ताल्लुक है, परेड तो सुबह से जोर तक होता है और हमें जो जोर के बाद आना है, तो कोई तसावुर नहीं। मुल्क में एक खलाई तजवीज़ गश्त कर रही है, सदारती तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में हमेशा आमरीत का दूसरा नाम रहा है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का खात्मा ये दर हकीकत आईन के बुनियादी ढांचे को मुनहदम करने की एक कोशिश है। नापाक ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसमें जमात की तहरीक सियासत का हिस्सा है, पार्लियामान के निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए भरपूर तैयारी होना ज़रूरी है। तमाम अपोजिशन की जमातें, पार्लियामेंट के अंदर की क़ुव्वतें जब तक एक पेज पे नहीं होंगी उस वक्त इस बारे में भी कोई हद की बात नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे, इमरान खान को नाअहल करार दे और उसकी पार्टी को गलत बताए, तो पूरा टब्बर करा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया। चले जी, पीडीएम जिस तरीके से मुतारिक है उस तरह से तो लगता है कि लेट्स सी क्या होने वाला है। और पीडीएम का जो स्टांस है उसमें मजीद तेजी आ गई है। हम देख रहे हैं कि ज्यादा मुतारिक हो गई है, इनएक्शन हो गई है। और फैसल, अभी जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है इसका भी हवाला दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने, और साथ साथ वो मिनी बजट के हवाले से भी जो है वो खासी उन्होंने बात की है। और अब वो ये कहते हैं कि भाई अब मुतारिक होकर निकलने का वक्त है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी आप आ जाए, लॉन्ग मार्च कर लें, लेकिन आप इसका जो टाइम है, डेट है, सबसे वो अहम चेंज बात कर लें। यही है। और ये पहली मर्तबा 23 मार्च का ऐलान नहीं हुआ, इससे पहले भी 23 मार्च का ऐलान हो चुका है। और हुकूमत ये कहती है कि जी जमहूरी हक है एहतजाज करना, एहतजाज करें, सड़कों पे भी आएँ, हम भी तो थे। लेकिन ये जो डेट चूज़ की जा रही है, क्या ये डेट सही है? और इस डेट को चूज़ करने के पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? अपोजिशन इस पर जवाब देती है कि 23 मार्च से बेहतर क्या ही दिन हो सकता है कि हम वो तमाम तर चीज़ें लोगों के सामने रखें कि जिस पे मामलात बन नहीं रहे हैं। यानी कि एक तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जो कि साथ साथ एक वजह बन गई, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम दिया और सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस किया। इसके अलावा स्टेट बैंक से मुतालिक जो बिल था उस पर भी उन्होंने काफ़ी कड़ी तनकीद की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी सदारती निज़ाम, इसकी बाज़गश्त, इसके हवाले से भी काफ़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। तो अब देखते हैं कि पीडीएम का सरबराही इजलास है, इसमें जो जो वादे हुए हैं, क्योंकि कुछ राब्ते भी हुए हैं, और उन राब्तों के बाद और इन दावों के बाद क्या वाकई इसमें एक नई जान पड़ गई है? बहुत ज़रूरी होगा इसमें कि पीपल्स पार्टी का इसमें स्टांस क्या है, क्योंकि पीपल्स पार्टी
और बाकी जितनी भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन है, मुत्तहिदा ऑपोजिशन, वो थोड़ी सी उसके ट्रैक्स जो है वो जुदा जुदा नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनके जो मकासद हैं वो एक नज़र आते हैं, लेकिन बाकी मानदा ऑपोजिशन और पीपल्स पार्टी, क्या ये मुत्तहिद हो पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। ये तो वक्त बताएगा। और अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अभी कुछ भी तय करने में जो है वो कंफ्यूज है कि पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली करना क्या है। लेकिन पीडीएम ने अब ये फैसला कर लिया है, मौलाना फजल रहमान ने स्पेशली अब ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने 23 मार्च को जाना है, लॉन्ग मार्च करना है और महंगाई के हवाले से उन्होंने बात करनी है और साथ साथ आवाम को भी उन्होंने कहा है कि भाई आप निकलें, यही तो टाइम है निकलने का। तो इस हवाले से जो ये पीडीएम का स्टांस है वो हमने आपको बताया। अब कुछ हम बात करते हैं फैसल जाली अकाउंट्स के हवाले से। अच्छा, जाली अकाउंट स्कैंडल में हुआ यह है कि नैब रावलपिंडी ने की है कराची में कार्रवाई, और साबिक डीजी पाक लियाकत कायम खानी तो आपको याद ही होंगे। इनके बाद एक और बड़ी मछली हाथ लग गई। हम आगे चल के सवाल भी करेंगे कि जो हाथ लगती मछली उसका करते क्या है, वो कहाँ है। लेकिन खैर बात यह है कि नैब ने साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी, ये कौन है, म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन, इनको 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया। और सिर्फ 2 साथियों समेत गिरफ्तार नहीं किया है, क्या कुछ इनके पास से निकला है। इस्लामाबाद से सोहेल रशीद की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कहां से आए ये पैसे, कौन लाया इतना सारा सोना? कोरंगी के साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन का घर था या खजाने की तिजोरी? कानून के लंबे हाथ बिलाखिर पहुंच ही गए। नैब रावलपिंडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करप्शन के इस बेताज बादशाह को धर लिया। करप्शन के इस काले धन में डॉलर, दरहम, दिनार और रियाल जैसी तगड़ी करेंसियों के साथ सोने के बिस्किट्स और बटन तक बरामद हुए। कब्जे में ली जाने वाली कई मिलियन की टीटी की रसीदें मनी लॉन्ड्रिंग का चीख चीख कर पता दे रही थी। नैब के मुताबिक कोरंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर 2 नंबर कामों में अपने साबिक बॉस मसरूर मेमन का साथ देते रहे। रिश्वत लेकर ठेके देते, तेल की खरीदारी में बड़े घपले करते। रकम इतनी ज्यादा थी कि नैब हुकाम को नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगवाना पड़ी। 2019 में भी साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी को उनके घर से भारी खजाने के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो सोचें कि जब इतने ये जो 3rd टियर के अफसरान होंगे शायद इनके पास से मिल रहा है तो ऊपर क्या ही मामला चल रहे होंगे। हमारा नुमाइंदा खुसूसी अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। आज नाश्ते में मैंने बिस्किट खाया था। वो बिस्किट मैंने 20 रुपए का पैकेट लिया था और 5 रुपए की चाय में डुबो के खा लिया, जो मैंने खुद बनाई थी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस अफसर के पास सोने के बिस्किट कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? सबसे अहम बात ये है कि हाँ, ये नया वाकया नहीं, इससे पहले लियाकत कायम खानी भी आपने देखा खुद। ये वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, फिर बल्दियाती इदारे कहलाते हैं, जिसको आप तीसरी हुकूमत कह लें, मकामी हुकूमत कह लें। उसके भी ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं। मकामी हुकूमत में डीएमसी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पे फाइज थे। 32 से 33 साल इनकी मुलाजमत है। 2.25 लाख रुपये इनकी तनख्वाह थी आखिरी वक्त, जब ये रिटायर हुए 1 साल पहले। जी 2.25 लाख रुपये। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पोस्ट रहे डीएमसी कोरंगी के अंदर एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर। अच्छा, कभी भी ये पोस्ट बगैर नहीं रहे। होता है ना कि अफसरान वेट करते हैं कि इनके पीछे मुकम्मल तौर पे जियाली सरकार के अहम शख्सियात का जो है मुकम्मल आशीर्वाद था। जब हमने पूरा मुकम्मल बैकग्राउंड निकाला इनका, जब बल्दियाती नुमाइंदगान की हुकूमत थी तो पेट्रोल की मद में नैब ने इंक्वायरी शुरू की। एक शिकायत हुई कि पेट्रोल की मद में, ईंधन की मद में करप्शन हो रही है डीएमसी कोरंगी में। तो नैब ने इंक्वायरी शुरू की। अच्छा, इंक्वायरी का आगाज़ हुआ, इंक्वायरी बढ़ती रही। फिर इनको जो है मरकजी किरदार नामजद किया गया। जब इनके घर पे नैब की टीम आई तो आपने देख लिया 7 करोड़ रुपए नकद, 7 करोड़ रुपए नकद घर के अंदर से, और 5 करोड़ मालियत के जो आप देख सकते हैं सोने की ईंटें और ये बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड और दीगर जो है करेंसी है। तो ये एक किरदार है बल्दियाती सेटअप का। हमने कहीं जो है किरदार बेनकाब किए। आप माजी में देख लें, लियाकत कायम खानी नैब के हाथों गिरफ्तार हुए, उनकी लाइफस्टाइल देख लें उनका। इसके अलावा हमने एक है केएमसी के रिटायर अफसर हैं मसूद आलम, उनके बारे में रिपोर्ट किया था कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो उनके दौरों की एक तफसीलात है, कौन से मुल्क में वो नहीं गए, उनकी कैनेडा के अंदर शरीयत है, वो वहाँ की प्रॉपर्टियाँ रखते हैं। ये जो आप 7 करोड़ बता रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए नहीं। देखना मैं चाहूँगा आप देखने वालों को बताएं कि करेंसी कौन कौन सी रखी भाई ने अपने पास।
हाँ देखिए, हर ममालिक की जो है वो करेंसी कौन सी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब नैब ने जो है सब कुछ तो बरामद कर लिया है। अब कोर्ट के अंदर होता ही है कि कोर्ट के अंदर तहकीकात में सब कुछ हो गया, अब आगे कहाँ तक कार्रवाई जाएगी? क्या ये मिसाल बनेंगे? यही सवाल है कि कार्रवाई आगे कहां तक जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि नैब की जानिब से भी इस तरह से क्रैकडाउन किया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है, लोगों को पकड़ा जाता है, लेके जाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ये मामला आगे जाते हैं और फिर लियाकत कायम खानी का केस भी आपके ही सामने। देखिए, यही सबसे अहम बात ये कि इनका भी नेक्सिस होता है। हाँ। ये सियासी शख्सियात होती हैं, अहम तरीन हुकूमती शख्सियात होती हैं। हाँ। वो ही इनके आशीर्वाद होता है जब भी ये अफसरान जो है करप्शन करते हैं। और करप्शन में कोई आम करप्शन नहीं है। ग्रेड 19 का बल्दियाती हुकूमत का DMC कुरंगी का एक अफसर जो है, उसने 7 करोड़ रुपए नकद, 5 करोड़ मालियत की जो जेवरात हैं, आप सोना कह लें, कुछ कह लें, एक अफसर के घर से। तो क्या हम कोई अब जो है नैब कार्रवाई तो कर दी। हाँ। अब क्या इसके खिलाफ जो है कोई सजा होगी? हाँ। कि आइंदा ये मिसाल बन सकें जो करप्शन में मुलविस अनासिर हैं। लियाकत कायम खानी को हमने रिपोर्ट किया था बाग इब्ने कासिम की में जो है तारीखी करप्शन की तज़ीन राइश की मद में, वो उसमें बताया गया कि मिट्टी डाली गई और मिट्टी जो है वो कोई ऐसी जाली मिट्टी जो आम मिट्टी होती है और कहा गया कि खासतौर पर पार्स के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें मेगा करप्शन सभा ने रिपोर्ट की। उसके बाद लियाकत कायम खानी के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी तरह ये जो लोग हैं बल्दियाती इदारों में, हम कब से बता रहे हैं कि बैड गवर्नेंस करप्शन है। अब कोई कुरंगी का हाल देख ले और इन साहब के घर से निकला हुआ पैसा देख ले, पेट्रोल की मद में, ठेकों की मद में जाली बिलिंग, जाली कोटेशन बनती है। तो एक दफा मिसाल सेट हो जाए, कोई सजा इनको हो जाए। मतलब शोर तो बहुत मचाया गया नैब ने। अब जब चलान पेश होगा, नैब की इंक्वायरी बढ़ेगी, तो वो ये कह सकते हैं कि जनाब मैं तो, मेरी तो लैंड है, मेरी तो ज़राई ज़मीन है, मैं तो जो है ज़मीनों कारोबार करता हूँ, मेरा तो एक बैकग्राउंड है। अफसरान ये भी रखते हैं ना रीजंस, उनके पास भी बैकग्राउंड होता है। वो बड़ी कोशिश करते हैं जब वो इस जो पैसा है करप्शन का, उसको किस तरह जो है डिफेंड करें। तो उन्होंने भी अपना वकील किए होंगे, बैकग्राउंड। अब नैब को चाहिए ताकि हमारे इदारे को ऐसी मिसाल कायम कर दें ताकि करप्शन का जो सोचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने तो देखा है वो दीगर होते ही गुफ्तगू होती है। अब देखना ये कि कुछ हो, क्योंकि सियासी शख्सियात हैं। कभी भी पहले ये गुलशन इकबाल टाउन, जमशेद टाउन में भी म्यूनसिपल कमिश्नर है। जब DMC सेटअप आ गया, DMC कुरंगी के अंदर है, उसके अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, जो कराची के अंदर मुज़फ़ाती इलाके हैं उनको जो है बल्दियाती सेटअप में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है लुक आफ्टर करता था। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये रहे, उन्होंने वहाँ दिल खोल के जो है कारनामे अंजाम दिए। ये इस लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सतह पे, या मैं तो बड़ी की तो आपसे बात ही नहीं कर रहा ना, इस सतह पे भी, इस टीयर पे भी, 3rd 4th टीयर पे भी ऐसे कितने अफसरान होंगे? 100, 50, 200 कितने हैं? देखें, ये 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है। अब आप वजीरों के नाम देख लें, आगा सिराज दुरानी, शर्जील इनाम मेमन, जाम खान शोरो, नासिर शाह, सईद गनी और अब फिर नासिर शाह। तो इनके नाम देख लें। शर्जील इनाम मेमन की सबके सामने है, वो किस तरह वो जो है उनको मुल्क से जाना पड़ा, फिर उनके ऊपर नैब रेफरेंसेस। आगा सिराज दुरानी अभी भी जो है कैदो बंद को जो है वो भुगत रहे हैं, उनके भी नैब रेफरेंसेस है। तो ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और करप्शन का जो है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो अब ऐसा तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई है और बिल्कुल किरदार है हमारे सामने। आप देख लेना, मंजूर कादिर कहाँ थे? गवर्नमेंट सिंध के थे ना मंजूर कादिर, वो फरार हो गए कनाडा। तो ये बड़े बड़े किरदार हैं। लियाकत कायम खानी कौन थे? ये भी जो है बल्दियाती इदारे सिंध में थे। इनके आप देख लें वो कहाँ थे? KMC में लोअर ग्रेड के अफसर थे और आप जो है उनका PCCS के अंदर। मुझे आखिर में ये बताएं कि क्या एक और प्ली बार्गेन हो जाएगा? यही सबसे अहम सवाल है फैसल करीम साहब। बात यह है कि बड़ा शोर मचाया जाता है, ढोल पीटा जाता है कि घर से 7 करोड़ रुपए नकद कर लिए, 5 करोड़ मालियत के तलाई जेवरात हैं। तो उसको प्रूफ करना नैब के लिए एक यकीनन जो है चैलेंज होता है। सब कुछ सामने है, हमारे पास बैकग्राउंड भी है कि करप्शन की है, मगर अदालत जो है शवाहिद मांगती है। अदालत जो है वो फिर सबूत जो है वो सबसे अहम चीज़ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली हफीज़ हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। फैसल, जिस तरीके से अली हफीज़ हमें कि जो सूरत हाल है ओवरऑल, उस सूरत हाल में हम ये देख रहे होते हैं कि लोगों के घर से कितना जो है वो सोना निकलता है, पैसा निकलता है, लेकिन आखिर में जो बैकग्राउंड है उनका वो इस तरह का निकलता है। आपको भी किससे बताए होंगे ना कि घर वालों ने हम वहाँ इतना जो है देगची में सोना छोड़ आए थे, तो मेरे ख्याल से वो वाले यहाँ देगची में सोना छोड़ गए थे और वही देगची में से निकलता है, क्योंकि आगे कुछ तहकीकाती इदारे प्रूफ तो कर नहीं पाते। पैसे की रेल पेल से अब असलहे की रेल पेल की जाने। कराची में जितना आसान घर पे पिज़्ज़ा मंगवाना
मंगवाना है, आप सुन के हैरान होंगे, उतना ही आसान बंदूक मंगवाना भी है। आपके पास लाइसेंस हो या नहीं हो, आप एक फ़ोन करें और मनपसंद असलहा आपकी दहलीज पर पहुंच जाएगा। और ये गंदा धंधा कैसे चल रहा है, ये आप शाहनवाज कादरी की इस खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। तो आपने रिपोर्ट देखी शाहनवाज की और हमारे साथ शाहनवाज ही मौजूद हैं। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि जब हम कहते हैं कि कराची जो है वो असलहे के ढेर पे है और खुदा न खासा सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है, लोग जो है इस बात पे बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा रैकेट आपने एक्सपोज किया है ना। मुझे ज़रा बताएं कि ये मामला चल किस तरह से रहे हैं, कहाँ से आता है असलहा और ये ऐसे ही आ जाता है, कोई बीच में देखता नहीं, रोकता टोकता कोई नहीं, और वो भी ऑनलाइन। फैसल, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि हमने अक्सर देखा होगा कि शादी में हवाई फायरिंग होती है, इसके अलावा न्यू ईयर पे हवाई फायरिंग होती है और खुले आम असले का इस्तेमाल किया जाता है और इवन के जदीद असला भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल जहन में यही उठता था कि ये असला आता कहाँ से है। तो हमने थोड़ी सी कोशिश की और चेक किया तो हमें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स मिले जिसमें आप ऑनलाइन असला मंगवा सकते हैं। हमने वहाँ पर रब्ता किया तो पता चला कि आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, आपके घर तक ये असला पहुँचेगा और कोई भी असला आप मंगा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कराची में सबसे सस्ती डिलीवरी है और कराची में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ये और ज़्यादा जो सूरत हाल तशवीशनाक है फैसल, कि ये असला सिर्फ कराची में उड़कर नहीं आ जाता, मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ, चुंगियों से होता हुआ, चौकियों से होता हुआ कराची लाया जाता है। तो क्या रास्ते में कोई ऐसा इदारा नहीं कि उनको चेक कर सके ये असला ला रहा है तो कहाँ से ला रहा है, कि किन किन को पैसा जाता है, किन किन को पैसा देते होंगे। ये खासी जो है सूरत हाल जो है तशवीशनाक है। और असले का जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में होता है और जितनी भी वारदातें होती हैं 95% उसमें असला जो है गैर कानूनी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इसको रोकें, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। 78,000 से ज़ायद वारदातें पिछले साल भी हो गई थी, इस साल 7 अफराद अब तक जो है डकैती मज़ाहमत में मारे जा चुके हैं। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खासी तशवीशनाक सूरत हाल है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खासी तशवीशनाक की सूरत हाल है, वहीं मुझे इस बात पर बहुत हैरानी होती है कि जब हम देखते हैं कि हम लोग गुजर रहे होते हैं तो वो पुलिस रोकती है, गाड़ियां चेक करती है, ये कहा जाता है जी पेट्रोलिंग हो रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर नाके लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर अब ऑनलाइन असला फरोख्त हो रहा है, लोग ऑनलाइन असला मंगवा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि स्ट्रीट क्राइम, चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, बल्कि इससे हम देखते हैं कि कई दफ़ा जो सुसाइड होती है, लोग उसके इस्तेमाल, सेल्फ हार्म भी होता है इससे। तो इसको तो रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए सबा, अभी आपको रिसेंटली याद होगा कि कुछ टिकटॉकर बच्चे से 13 साल के, 12 साल के, 14 साल के, उन्होंने एक टिकटॉक बनाने की कोशिश के अंदर एक शख्स की जान ले ली थी। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि उनके पास भी असला गैर कानूनी था और वो कहते हैं बच्चे कि हमने वालिद साहब का असला लेकर आए थे, लेकिन उनके वालिद असले का लाइसेंस जो है पेश नहीं कर सके थे। तो यही इसी तरीके से असला लाया जाता है और स्नैप चेकिंग कोई हल नहीं स्ट्रीट क्राइम रोकने का या इस तरह गैर कानूनी चीज़ें रोकने का। स्मगलिंग जब तक नहीं रोकी जाएगी उस वक्त तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। और सबसे अहम चीज़ है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को सामने आना पड़ेगा, अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। और हमने तो ये देख लिया, लेकिन साइबर क्राइम जो हमारा FIB बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब सामने आना पड़ेगा, कायम करनी पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन असला इस तरीके से आएगा तो इससे तो सोसाइटी में और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी, लोग चोरी डकैती के वाक़यात से गुजरेंगे और फिर घरों में जिस तरह से अभी बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहनवाज के, एक टिकटॉकर्स के पास से इस तरह से गन मिली। तो ये बहुत ज़्यादा देखने वाली सूरत हाल है, ये बहुत ज़्यादा कंसिडर करने वाली सूरत हाल है। ऐसी साइट्स जो कि इस तरह का असला दस्तयाब करती हैं उनके खिलाफ फ़ौरन क्रैकडाउन करना चाहिए, FIA को भी एक्शन में आना चाहिए। तो अब मज़ीद अगर हम आपके साथ में कोई डिस्कशन करें तो अब मज़ीद हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है और ये इजलास 28 जनवरी को तलब किया गया था। अब 2 फरवरी को ये इजलास होगा। इसकी तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। देखिए, ये दूसरी बार IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुलतवी किया गया है। ओरिजिनली जो डेट थी वो 12 जनवरी थी, उसके बाद 28 जनवरी तक इसको मुअख्खर किया गया और अब 2 फरवरी तक इसकी डेट कर दी गई है। अब पाकिस्तान में IMF की जो नुमाइंदा हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की दरख्वास्त पर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुलतवी किया गया है। वजह बड़ी यह है कि जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है
उसको बर वक्त हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवा सकी। मिनी बजट पास करवा लिया गया था, यानी टैक्स तरमीमी बिल, और इसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। पेट्रोलियम लेवी भी नाफिज कर दी गई थी, 4 पे बहाना बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो प्रायर एक्शन जो सबसे बड़ा था, यानी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल, वो इस वक्त सेनेट में ज़ेर इल्तवा है, वो बर वक्त पास नहीं हो सका। इसलिए अब इजलास रीशेड्यूल किया गया है। अब ये 2 फरवरी को होगा और उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान को पेश की शर्त के तौर पर ये बिल पास करवाना होगा पार्लियामेंट से, सेनेट से, और ये एक मुश्किल मरहला है। अगर ये इजलास ना हो सका, बिल पास ना हो सका, एक मुश्किल मरहला है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अगर आप जूस पीने के शौकीन हैं और साथ ही ज़रा काहिल भी हैं तो अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी कर दी गई है। क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक जूस मशीन तैयार की। अब वैसे जूस मशीन्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है, तो ये मास और जो उनके टीचर हैं रमज़ान, उनसे हम बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रमज़ान और मास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक है यार। वैसे हाँ, यकीनन बहुत से लोग काहिल तो होते हैं, लेकिन ये आपको आइडिया कैसे आया, ये मशीन कितने अरसे में बनी, और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल मशीन एंड दिस मशीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हम लोग एप्टेक गुलशन सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और हम 4 लोग का ग्रुप है और एक हमारे टीचर हैं सर रमज़ान। तो बेसिकली हमारा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट था IoT बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग, सर ने हमें बोला कि आप कोई चीज़ ऐसी डेवलप करें जो टेक्नोलॉजी से लिंक हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट था। अब हमने देखा दुनिया भी जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और हमने सर्वे करा, सोडा शॉप्स होती हैं हर जगह, जो है मैनुअली आपको सोडा प्रोवाइड हो रहा होता है, और दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो हमने सोचा कि ऐसी चीज़ डेवलप की जाए जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो। तो फिर बस ये दिमाग में आइडिया आया, और ये कि तो ये है वो आपकी जूस मशीन। आप कैमरा में अगर देखा, ये है जूस मशीन, और इसमें 3 तरह के जूस हैं। अच्छा, ये फ़र्ज़ करें कि मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मतलब मुझे सुबह बड़ी काहली होती है नाश्ता बनाने के लिए और ये सारे मामलात करने के लिए, तो ये मशीन मुझे बाय करनी पड़ेगी। इसमें जूस जो है वो आके कौन लगाएगा, क्या कॉस्ट होगी, ज़रा पहले ये बताएं। बेसिकली कमर्शियल बेस्ड मशीन बनाई है, लेकिन हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। और जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग कॉफ़ी मशीन वगैरह देखते हैं, स्लश मशीन वगैरह देखते हैं, उसके अंदर पहले से बना के लगा दिए जाते हैं, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं दोबारा रिफ़िल कर लिए जाते हैं। सही। अगर पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो सेम प्रोसीजर होगा। आप सुबह उठें, नाश्ता नहीं करें, बस अपनी मोबाइल ऐप से इसे कनेक्ट करें। अब ये है डिफरेंस। अब देखें, कॉफ़ी मशीन के लिए आपको बनानी पड़ती है ना कॉफ़ी, आपको उसमें डालनी पड़ती है चीज़ें, एंड देन आपको वो करना। अभी इसमें डिफरेंस आप मुझे क्या बता रहे थे कि ये ऐप से कनेक्ट होता है, मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्टेड है ये। ठीक है, आप बस अपना जूस सेलेक्ट करें और एंजॉय करें। तो यार सबा जरा आप एक ग्लास लेकर आएंगे? और बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे दिखाएं कि ये कैसे फंक्शन करती है। तो ये देखें जनाब, ये IoT टेक्नोलॉजी के जरिए आपने इसको बनाया है, राइट। अच्छा, अब मुझे जो है ये जूस लेना है, तो आप मुझे बताइए कि ये कैसे फिर मुझे ऐप के थ्रू मैं इसको, जैसे कि हमारे पास ऐप है जी, और इसमें ब्लूटूथ मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी सारे बटन हैं, ये ऑफ है, बाकी ये ऑन होता है। इससे मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ओके, जैसे ये तो ओके, सही है। ये मैंगो जूस है? मैंगो नहीं, ऑरेंज जूस है। ऑरेंज। तो ये देखें जनाब, ये ऐप के थ्रू, ये मोबाइल ऐप के थ्रू मैंने जो है यहाँ पर ये जूस लिया है। दूसरा वाला कौन सा है? और दूसरा वाला जो है वो आई गेस पाइनएप्पल है। ये ग्रीन मतलब ये वाला ग्रीन? हाँ। नहीं, ग्रीन पाइनएप्पल कैसे? नहीं, ग्रीन पाइनएप्पल नहीं है ना ऑब्वियसली। हाँ, तो ग्रीन वाला स्ट्रॉबेरी है ये। अरे ग्रीन वाला कौन सा है जूस? जी, ये बताइए जनाब। पाइनएप्पल है, इधर दैट्स अ पाइनएप्पल। ये फैसल के लिए मैं लेके जा रही हूँ, और ये जो है यहाँ पर हो गया। हाँ, सुबह अरे तीसरा क्लास तो रह गया भाई। अच्छा, वो भी ले आओ। चले जी, इसमें भी मुझे जूस दीजिए। ये कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। ओके, ठीक है जी। अरे चले जी, कोई बात नहीं।
एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है और बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काहिल हैं, सुस्त हैं और सुबह सुबह आपका दिल नहीं कर रहा है, तो बस अपने मोबाइल ऐप के थ्रू आप इस मशीन को कनेक्ट कीजिए, ग्लास वहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए और फिर उसके बाद अपना जूस निकालिए और फिर यहाँ से अपने फेवरेट जूस को लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। तो जनाब ये बड़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी है, बड़ा अच्छा एक ऐप है। अच्छा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यूनिट कॉस्ट क्या है, कितना पड़ सकता है इसकी कीमत? देखिए अभी तो ये हमने एक बेसिकली प्रोटोटाइप तैयारी की है और इसको हमें 3 मंथ्स बनाने में लगे, तो इसकी जो हमारी जो इनिशियल कॉस्ट आई है अभी वो 40K आई है। ये बेसिकली अभी प्रोटोटाइप, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी इन्हेंस हो सकती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसमें हमारी कोशिश यही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्पॉन्सर मिले, कोई कंपनी अप्रोच करे ताकि हम इसको मार्केट लेवल पर लेके आ सकें। सही। तो अच्छा, जब ये आप आइडिया जनरेट कर रहे थे तो आपके जहन में क्या था कि भाई इस तरीके से, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कमर्शियल यूज़ के लिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी में दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई है और हम जो है अभी काफ़ी पीछे हैं, तो ये कैसे आपने आइडिया जनरेट किया कि यार फूड की इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए कि लोगों को कमर्शियली भी इसका बड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि इससे आपका जो लेबर वर्क है वो भी काफ़ी फिर कम हो जाएगा अगर। हाँ, ये बताइए। बेसिकली लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था बच्चों का। अच्छा। और मैंने इन्हें गाइड किया था कि कुछ यूनिक होना चाहिए। अच्छा, यूनिक कुछ ऐसा होना चाहिए कि अक्सर हम लोग एक ही बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट बनते हैं, हाँ। लेकिन वो प्रोजेक्ट ही हद तक रह जाते हैं, हाँ। मार्केट में नहीं आ सकते हैं, हाँ। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उन्हें कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता। सही। क्योंकि देखें अभी ये बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से बनाया है। अब 40K आज के दौर में एक बड़ी अमाउंट बन जाती है बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आसानी से मार्केट में हम लोग लेके जा सकें। अब कॉफ़ी मशीन है, स्लश मशीन हैं, 5 से 8 लाख रुपए की मशीन है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन हम लोग खुद पर्सनली इस्तेमाल के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 40K में हमारे पास एक जेन्युइन मशीन है, हाइजेनिक भी है और लेबर कॉस्ट भी नहीं है इसके अंदर, मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियली वायबल होगा, बिकॉज देखें फ़र्ज़ करें अगर खत्म हो जाता है, अब आप रिफ़िल के लिए आ रहे हैं, उस रिफ़िल के लिए भी अगर आपकी टीम ही आएगी तो उसमें आपकी ट्रैवल कॉस्ट भी लगेगी, फिर आप इसको ऑब्वियसली 40K से क्या इस कॉस्ट को नीचे लाएंगे, सो दैट 40K आपके लिए सबके लिए भी है ज़्यादा। देखिए बेसिकली अभी जो ये प्रोटोटाइप तैयार किया है हमने, इसको कोशिश हमने की है कि इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आएँ, चीप इन कॉस्ट करें ताकि लोग जो नहीं बाय कर पाते, वैसे आप चल रहे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो लोग बड़ी बड़ी मशीन्स को नहीं बाय कर सकते। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि आप जो है इस तरह की ये और मज़ीद, अभी तो आपने प्रोटोटाइप बनाया, लेकिन आप जब मज़ीद आगे चीज़ें करें तो लोगों के लिए आसानियाँ हों और उन लोगों को जो है वो चीज़ें सस्ती मिले। तो जनाब हमने ज़बरदस्त आपको दिखाया टेक्नोलॉजी। मैं और फैसल यहाँ पे पीते हैं जूस, आप लोग जाइए ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद वेलकम बैक। हमारी मूवी इंडस्ट्री दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और अब जो उसमें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स पे फिल्म्स बनने लगी हैं उसने एक लेवल ही अलग कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सीरियल किलर जावेद इकबाल, आप सबको याद होगा, 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल पर बनने वाली फिल्म अब 28 जनवरी को रिलीज़ की जाएगी। और बिल्कुल इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर ने लोगों को हिला कर रख दिया। So we have the cast with us today, none other than Yasir Hussain bhai. Sir, thank you so much एक बार फिर आपका तशरीफ लाने का, and you are becoming slowly and gradually the part of Summer family. Thank you so much once again. इसके अलावा the gracious, the beautiful and you can please do whatever you want. आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या ये आपका उठने का अलार्म था? नहीं, ये मेरा रिंगर हमेशा ऑफ होता है, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ से फ़ोन आना था तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऑन किया हुआ था, बट माय फ़ोन इज़ ऑलवेज ऑन साइलेंट, ऑलवेज। और हमारे साथ मौजूद हैं पारस भाई, जिनका टीवी से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, फिर थिएटर एंड देन नाउ ही इज़ डूइंग द मूवी। बहुत सारे लोगों को याद होगा, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, पारस तो देखेगा। तो अब हम गुफ्तगू को करते हैं आगाज़। यासिर भाई कैसे हैं आप? हाउ वाज द एक्सपीरियंस, ख़ास तौर पे एक ऐसी मूवी कि जो ऑलरेडी, एक तो मूवी का जो सबसे बड़ा होता है ना कि जी क्लाइमैक्स नहीं पता चलता लोगों को, टीज़र में आप बता रहे होते हैं ये बस इसके बाद क्या होगा आप आगे देखिए। ऐसी मूवी करना जिसका ऑब्वियसली लोगों को पता है, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या था ऑफ द लेट 90s, तो ऐसे में इसको परसीव करना, इसको पढ़ना, इस कैरेक्टर को कितना आसान या कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हम तीनों जो एक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब जितने एक्टर्स फिल्म में हैं
ये हमारी किस्मत है कि हमें ये ऐसी फिल्म मिली है, क्योंकि जिस तरह की फिल्में पाकिस्तान में बनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी हैं, मैं खुद उन्हीं फिल्मों का हिस्सा हूँ, आयशा उन्हीं फिल्मों का हिस्सा है, लेकिन ये फिल्म अलग है और अलग चीज़ें बहुत कम होती हैं पाकिस्तान में, और जब हो और आपको वो मिल जाए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो जब हमारे पास ये फिल्म आई मेरे पास स्पेशली, तो मैंने बग़ैर सोचे समझे सिर्फ स्क्रिप्ट सुना थोड़ा सा और मैंने कहा ये मैं करूँगा ये, क्योंकि इससे पहले भी 2 दफ़ा मुझे यही कैरेक्टर ऑफ़र हो चुका था मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से 2 दफ़ा। अच्छा, लेकिन वो बना नहीं, जी सेम कैरेक्टर वो इस पे बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो बनी नहीं उनसे। अच्छा, तो ये तीसरी दफ़ा जब अबू लेहा और जावेद साहब आए तो मुझे लगा कि ये भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैंने हाँ ज़रूर कर दी, जैसे उन दोनों को भी कर दी थी, लेकिन उन्होंने बना लिया। और कैरेक्टर वाकई मुश्किल था, मगर जब ऐसे एक्टर सामने हो, क्योंकि हम थिएटर कर चुके हैं, पारस भी, मैं भी, और आयशा का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो जब ऐसे एक्टर सामने हो तो वो एक्शन रिएक्शन बड़ा तगड़ा हो जाता है। तो फिल्म जब हमने कल देखी पहली दफ़ा, मैंने और आयशा दोनों ने, पारस ने भी कल पहली दफ़ा हम लोगों ने देखा, कि हमने एक सरप्राइज के लिए छोड़ा हुआ था कि नहीं पहले नहीं देखेंगे एडिट पे, तो हमें अंदाज़ा हुआ। तो कल मुझे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हुआ कि जो तालियां बज रही हैं या तारीफ हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आगे सामने लोग जो बैठे हुए हैं, वो उनके सामने या मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो बड़े अच्छे हैं। जब पहले ही आप लोगों को पता चल गया कि फिल्म जो है वो बहुत हिट होने जा रही है। अच्छा आयशा, आपके पास जब ये कैरेक्टर आया तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप बड़ा चूज़ी हैं, आप बड़ा देखभाल के अपना कोई कैरेक्टर जो है वो हमेशा लेती हैं, तो आपके जहन में क्या थॉट था कि नहीं यार ये वाला कैरेक्टर तो मैंने प्ले करना है, ये स्क्रिप्ट, दिस इज बेस्ट थिंग, आई वांटेड टू डू इट? एक्चुअली मैं चूज़ी नहीं हूँ। ओके। मैं बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ। अच्छा। और अक्सर गलत डिसीजंस ले चुकी हूँ। अच्छा। बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपने करियर में कि अच्छा ये कर लेते हैं, बट व्हेन दिस कैरेक्टर केम टू मी, मैंने 1 मिनट में डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू डू इट। मैं मुल्क से बाहर थी, आई वाज ट्रैवलिंग, और मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये एक फिल्म बन रही है, ये कैरेक्टर है, सो आई कुडंट रियली फिगर इट आउट प्रॉपर्ली कि अच्छा क्या है। जब मैं वापस आई, आई मेट द टीम, डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई और प्रोड्यूसर से, और उन्होंने मुझे एक 1 लाइनर बताया, एंड देन उन्होंने कहा हम आपको पूरी फिल्म अभी सुनाते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सुनाएं, बट मैं ये कर रही हूँ, आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू डू दिस फिल्म। राइट। एंड उस वक्त यासिर फाइनल नहीं हुए थे, 2-3, उन्होंने कहा अगर यासिर के पास टाइम नहीं है तो हमारी सेकंड ऑप्शन ये और थर्ड ऑप्शन ये। तो मैंने कहा नहीं भाई यासिर से ही आपने कराना है। अच्छा। एंड दे सेड हाँ बात चल रही है। सो इट वर्कड आउट, और फौरन डिसाइड कर लिया था मैंने। डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया मेरा ये था इस फिल्म के लिए, एक तो ये कि मुझे लगा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मिल के कि बहुत ज़्यादा उनको होमवर्क उन्होंने किया हुआ है। दे रियली न्यू व्हाट दे वर डूइंग। ओके। यू नो, डायरेक्टर को पता था एग्जैक्टली कि ये शॉट ऐसे होगा और ये ऐसे होगा और ये हम इस तरह शूट करेंगे और ये इतनी देर में हो जाएगा। सही। टाइम स्पैन भी बताया, एंड आई वाज लाइक इतनी जल्दी आप शूट कर लेंगे? उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे। अच्छा ओके। एंड यस, अनबिलीवेबल थोड़ा सा था क्योंकि मैंने बहुत सारी नई प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है इन द पास्ट 4-5 इयर्स, और वो फिल्म्स आज तक ना बनी। मतलब बनी लेकिन बनने में ही है, प्रोसेस चल ही रहा है। ये कौन सी फिल्म की बात कर रही हैं? बहुत फिल्म्स हैं, कुछ तो आपको पता भी नहीं है कि मैं इनके बारे में इनको शूट करती रही हूँ, यू नो। सो आई डिड टेक अ चांस विद अ लॉट ऑफ पीपल। देखिए बिग बैनर्स के साथ जब आप काम करते हैं आपको पता होता है उनकी रिसोर्सेज हैं, दे विल बी एबल टू डू इट, बट इट्स अ रियल रिस्क व्हेन यू वर्क विद पीपल जिनकी रिसोर्सेज कम है, और कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है रास्ते में, यू नो, वेयर यू नीड टू स्टॉप द फिल्म। इस वक्त मेरी 5 फिल्म्स बन चुकी हैं, या 3 बन चुकी हैं और 2 थोड़ा सा उनका काम रहता है। सो आई वाज लाइक इस फिल्म के साथ भी शायद ये हो सकता है, लाइक यासिर सेड, लेकिन कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हम तो 1 महीना पहले रिलीज कर रहे थे। हाँ वही, फिर क्या वजह बनी कि वो डिले हुआ? कोविड, राइजिंग केसेस इन कोविड। एक तो पंजाब में बहुत ज्यादा उस वक्त कोविड केसेस राइज कर रहे थे, अब कराची में राइज कर रहे हैं, बट वी हैड टू रिलीज इट। और दूसरा 3 सेंसर बोर्ड से फिल्म को गुजरना होता है, 2 ने पास कर दिया था, 1 का डिसीजन पेंडिंग था, एंड सो वी वर लाइक प्रमोशन का
टाइम नहीं था हमारे पास। सही। जब हमारी फिल्म पास हो गई सारे सेंसर से। सही। सो यासिर, प्रोड्यूसर साहब, मैं, हम सबका डिसीजन था कि 1 महीना पुश कर देते हैं। सो अब फिल्म आपके सामने। ज़बरदस्त। अच्छा फारिस भाई, व्हाट्स योर कैरेक्टर इन द मूवी? और मुझे हमेशा ये सवाल मेरे जहन में रहता है कि मैं कि थिएटर या नॉन थिएटर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या कंपैरेटिवली आसान हो जाता है एक बंदा जिसके पास थिएटर का एक्सपीरियंस हो फिर वो बड़े पर्दे पे आ रहा हो, तो क्या कंपैरेटिवली इजी होता है या फिर थिएटर की अपनी मुश्किलात हैं भैया और बड़े पर्दे की अपनी? अच्छा सवाल है। मेरा किरदार तो SHO मलिक रियाज का है, जिसके पास जावेद इकबाल का केस आता है और रिमांड पे उसको लेता है, और उसके दौरान जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है और उसमें उसके सारे मामलात हैं। बाकी जो दूसरी बात है वो ये है कि थिएटर में आपको अपने आप को पॉलिश करने का मौका ज़्यादा मिलता है। आप डिटेलिंग में जाते हैं, अब उसमें कट एंड क्यू नहीं होता। एक बार जब पर्दा खुला है और आप परफॉर्म करना शुरू हुए हैं तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ऑडियंस आपको सर से लेकर पाँव तक देख रही है, आप फंबल नहीं कर सकते। अगर हो भी जाए या कोई लाइन भूल जाए, गलती हो जाए, तो उसको कैसे संभालना है, कैसे लेकर चलना है, ये यासिर बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो बिन परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, और आपने भी किया है बहुत साल। और इन सब बातों में हम ये देखें कि आप जब स्क्रीन पे आते हैं, बड़ी सिल्वर स्क्रीन पे आते हैं, तो उसमें और थिएटर में काफ़ी रिजेम्बलेंस है। अच्छा। जितनी तैयारी आप थिएटर के लिए करते हैं उतनी ही तैयारी आप फिल्म के लिए भी करते हैं। सही। टेलीविज़न को हटा देते तो फिल्म और जो थिएटर के लोग हैं वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं फिल्म में, और जाहिर है फ़र्क तो बहुत बड़ा है। उसमें हमें मौका मिल जाता है कट एंड क्यू का, लेकिन थिएटर में नहीं मिलता, और थिएटर में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, उसके बाद फिल्म में आता है। जी। अच्छा यासिर, जो रियल स्टोरीज़ हैं या जो रियल सारे बैकग्राउंड्स होते हैं उन पे मोस्टली पाकिस्तान में स्टोरीज़ बहुत कम बनती हैं, और अब डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी स्टोरी है जिसके पीछे पूरी एक कहानी है। तो जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, आपने बताया कि नहीं, आपने कहा नहीं मुझे तो ये करना है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में होगा कि हाँ यार ये एक रियल स्टोरी है, इसका इम्पैक्ट होगा, और जो करेक्टर है ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव करेक्टर है। तो वो फिर एक्सेप्ट करते हुए कोई भी एक्टर हो तो वो पहले सोचता है कि यार इससे मेरी जो है वो करेक्टर बिल्डिंग भी होगी, और इससे फिर जो आप हमारे यहाँ माशरा ऐसा है कि बहुत रिलेट करते हैं अपने करेक्टर्स को, बहुत पसंद करते हैं, तो ये बड़ा टफ डिसीजन होता है। ये कैसे आपने फिर एक्सेप्ट? मैंने ना ज़िंदगी भर ज़्यादा कॉमेडी किया। अच्छा। और मैं उसी में एंजॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है कि लोग जब हंसें। और मुझे लगता मुझे क्या सबको पता है कि वो एक मुश्किल काम है कॉमेडी करना, क्योंकि अगर आप सीरियस फिल्म देख रहे हैं और लोग सीरियसली बैठे हैं तो ठीक है, अगर आप कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं और लोग हंस नहीं रहे तो आप फेल हैं। उसमें सीरियस बैठे तो फिर तो वो आपको उसी वक्त उसका रिजल्ट भी मिल जाता है और पता भी चल जाता है कि आप कितने पानी में। तो ये मुश्किल काम है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई मुश्किल काम ही किया जाए। अच्छा। लेकिन ये जो काम है ये एक्टर्स शायद घबराते हों कि हमें नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी टीवी पे एक इमेज बनी हुई है, एक हीरो इमेज जिसे कहते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स की। फिर उन्हें उसको तोड़ के तो दूसरी इमेज बनानी पड़ती है टीवी पे। क्योंकि मेरी टीवी पे ऐसा कोई इमेज नहीं है। मैंने 12 साल में शायद 3 ड्रामे किए हैं। 12 साल में लोगों ने 25-30 ड्रामे करते हैं हमारे यहाँ एक्टर्स। तो वो मेरी कोई इमेज बनी हुई नहीं है टीवी पे, तो तोड़ना क्या और जोड़ना क्या। तो इसलिए मैंने जो मेरी पहली 2 फिल्म्स हैं, एक तो आयशा के साथ थी कराची से लाहौर, फिर लाहौर से आगे, दोनों कॉमेडी थी। अब इस फिल्म में अगर मैं नेगेटिव कर रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमेडी की है, तो अब जब ये कैरेक्टर आपने इसको प्ले किया, इस कैरेक्टर के आप अंदर ढल गए, तो कितना आपको डिफिकल्ट लगा कि नहीं यार ये दैट्स अ बिग मूव, दैट्स अ बिग शिफ्ट? देखिए जी, अब अगर मैं कैरेक्टर करूँ आपका कि आप न्यूज़ कास्टर हैं, तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, आपसे मिलूंगा और आपसे पूछूंगा क्या करना है, और आपकी न्यूज़ देखूंगा, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये करना है। हाँ, क्या करना है। जैसे आए तो आपने इनसे पूछा कि तुम उठा रही हो, इन्होंने कहा जी, मतलब पहला खबर कौन पड़ेगा। तो ये सब मैंने देखा, मैं रिसर्च कर सकता हूँ। जावेद इकबाल चूंकि है ही नहीं तो उसकी कोई रिसर्च नहीं है, कोई यूट्यूब पे नहीं है। फिर दूसरा, जब आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं किसी लवर बॉय का, तो आप चूंकि खुद जिंदगी में आप भी लवर बॉय रहे होंगे, आप भी लवर बॉय तो नहीं लेकिन लवर बॉयज देखे होंगे। तो आप रिसर्च आप देख रहे हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो होता है, तो आप वो निकाल के उसमें थोड़ा ऐड करके ले आते हैं। लेकिन एक एक्टर को अपने आप को ये मनवाना कि 100 बच्चे मैंने मारे हैं तो ठीक मारे हैं, ये थोड़ा सा बस मुश्किल पार्ट था कि जब तक
पूरी दुनिया में कोई इंसान कन्विंस नहीं होगा इस बात पे कि इसने ठीक किया है, सिवाय मेरे जो ये कैरेक्टर कर रहा है कि इसने ठीक किया है। तो वो एक बहुत मुश्किल पार्ट था, उसने थोड़ा सा अंदर से हिला दिया था। प्लस ये भी कि एक बंदा जिंदा है ही नहीं, खासतौर पे उसकी इतनी मतलब अगर एक बंदा नहीं है जिंदा, फर्ज कीजिए कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने गालिब पे मूवी की, उन्होंने यके बाद दीगर शायरी पढ़ी, उनका काम था तो वो पढ़ते रहे, अपने अंदर अब्सॉर्ब करते रहे। एक बंदा है ही नहीं जिंदा। लेकिन गालिब के बारे में ना लिखा हुआ बहुत ज्यादा जी एग्जैक्टली वही मैं के बारे में लिटरेचर बहुत जावेद इकबाल के बारे में ना उनका कोई इंटरव्यू ना इस तरह की चीज़, यार ये मुश्किल तो खैर हुआ होगा। अच्छा, मूवी पे तो हम बात करते रहेंगे और यू कैन कंटिन्यू ईटिंग। मेरा अगला सवाल नहीं कोई भी नहीं रोक सकता भैया। हाँ, लेकिन जो रोक सकती हैं वो खुद ही अपने आप को ये रोक सकती हैं। क्यों? बिकॉज आयशा मूवीज़ करती हैं, ड्रामा इनका बहुत मशहूर है ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं। जो लोग क्या कई लाखों लोग जो उनको फॉलो करते हैं, वो उनको सुबह देखते हैं कि ये कोई ना कोई फिटनेस रेजिम कर रही होती हैं, फिर कहीं ना कहीं चले शाम में कर रही होती हैं, कभी तो कर रही होती हैं, 42 डे कर रही होती हैं, कुछ तो कर रही होती हैं। कहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, मुझे एक बात यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, ये क्लियर करें कि जी आयशा जो है, आयशा कहती है कि ये जो फिटनेस की एक्टिविटीज और ये सारे कुछ तो करे ना करे मर्जी है, लेकिन लाइफस्टाइल बदल दें अपना। तो आयशा ने जो है अपना लाइफस्टाइल बदला है। और यासिर बहुत इंस्पायर हुए थे इससे जब हमने, और बहुत ठीक भी हो गया था मैं। अच्छा, आप जरा ये क्लियर करें कि ये सारी जो र्यूमर्स हैं ये क्लियर। फिर आप ट्रैवल के लिए भी जाते हो, ट्रैवलिंग एज वेल। बिल्कुल। तो इतना सारा काम कर आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, मुझे ये बताएं। भाई जब आपकी कहते हैं ना where there's a will there's a way, आप निकाल लेते हैं तरकीब। तो बिल्कुल मैं अपनी डाइट के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, एज इन के फसी और कॉन्शियस लोग कहते हैं ना कि क्या आप डाइट पे हैं। तो डाइट पे मैं हूँ 8 साल से, मेरी एक डाइट है, मैं उसी पे हूँ 8 साल से। अच्छा, 8 साल से? It is my lifestyle. मतलब क्या करते हैं आप? 8 साल में लाइफस्टाइल बन गया ना। But that's not, it's not a rigid diet. लोग समझते हैं ना कि डाइट का मतलब है अपने ऊपर एक तकलीफ वो जो वजन कम करने के चक्कर में भी चक्कर आ रहे होते हैं ना, वो वाली डाइट भी होती है। डाइट का मतलब क्या होता है? जो आप खाते हैं। ऑब्वियसली। तो आप हर बंदा एक डाइट पे है ना, लेकिन मैं किस तरह की डाइट पे हूँ ये मैटर करता है। डाइट ठीक करना। डाइट तो अच्छी डाइट, क्लीन डाइट, बैड डाइट, प्रोसेस्ड फूड डाइट, सो मेरी अपनी एक वो है डाइट है। मैं किसी मतलब आपने अपनी हैबिट्स को ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि वो आप उसको डाइट कह लें या वो आपका लाइफस्टाइल कह लें। इट्स माय लाइफस्टाइल, इट्स नॉट अ डाइट बेसिकली, कि मैं क्लीन खाने की कोशिश करती हूँ, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाती, अपना खाना हर जगह साथ लेके जाती हूँ। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरी मुख्तलिफ जगहें होती हैं, मैं मार्क कर लेती हूँ पहले से रिसर्च करके कि कहाँ पे ऑर्गेनिक कैफ़ेज़ हैं, कहाँ पे हेल्थी कैफ़ेज़ हैं, वहाँ मैं अपने ब्रेकफास्ट करूँगी, कहाँ से मुझे अपने विटामिन्स और सप्लीमेंट्स खरीदने हैं। सही। तो इंस्टेड के मेरे सूटकेस में डिज़ाइनर बैग्स और जूते हों, तो मेरा एक सूटकेस जो है वो स्नैक्स, हेल्थी स्नैक्स और विटामिन्स और सप्लीमेंट्स से भर के वापस आ रहा है। ये इंडस्ट्री में दो ही लोग हैं आपस में बहन भाई हैं, एजाज असलम और ये। एजाज ने भी जब मुझे देखना शुरू किया तो उसने कहा यार आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया। सही। एक्सरसाइज इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू इनकॉर्पोरेट मोर इन माय लाइफ। मैंने कोशिश की है पिछले 6-7 महीनों से कि मैं हफ्ते में 2 दफा तो वर्कआउट करूं। अच्छा। बट हमें टाइम नहीं मिलता। लुक एट आवर टाइमिंग, सुबह से रात। हाँ, obviously shooting hours और and women, अब क्योंकि मेरे मुंह पे मेकअप लगा होता है, तो अगर मेरे पास बॉयज के लिए बड़ा इजी होता है, बीच में 1 घंटे की ब्रेक मिली, जिम से होके आ गए। राइट। अब हम तो जिम नहीं जा सकते, मेकअप लगा के तो नहीं जा सकते, और फिर ब्लो ड्रायर सब कुछ, एवरीथिंग इज गोना गेट रूइंड। सो जब तक हम फ्री होते हैं, वी डोंट हैव टाइम टू गो टू द जिम। राइट। या तो आप सुबह 6 बजे उठे, जिम जाए और फिर काम पे जाए, पर वी गेट डन सो लेट। सो आई कीप माई सेल्फ बिजी एंड एक्टिव। मैं अपनी चीजें खुद उठा रही होती हूँ, मैं अपनी रनिंग अराउंड करती हूँ। दैट ऑल्सो हेल्प्स। सही। एवरी लिटिल थिंग हेल्प्स। आपने उठ के पानी पीना है, आप सेट पे बैठे हैं, किसी से मंगवाने से बेहतर है आप खुद किचन में जाके लें। सही। सो यू नो, मैं कोशिश करती हूँ रखने का, ये एक अच्छा तरीका है। मैं कोशिश करती हूँ मैं बैठूं मत ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन आप इतना ना सुने, आप मंगवाया ही करें। अच्छा। और पानी के साथ साथ खाने को भी मंगवाया, खाने के लिए भी मंगवाया करें। क्या बात है, यू हैव टू बी पैशनेट। और ये इनको इनको बर्न करना है। और आप पानी भी लेने ना, मैं शक्कर जाया करूं। नहीं, आई विल ट्राई टू टेक दिस लीफ आउट ऑफ आयशा's book, because the thing is
दिन में 1 घंटा वॉक, 2 घंटा वॉक, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और वो यही है, इट्स द डाइट। 80% of what you are। अच्छा 20% ना लोग बैटल रोप कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्रंचेस कर रहे हैं, क्रंच के बाद मंच कर रहे हैं। खा रहे हैं तो भाई आई एम ब्लेस्ड, मैं तो चॉकलेट्स और तमाम चीजें मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो बिल्कुल See, it's not about being thin। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है कि मैं कैलोरीज कितनी खा रही हूँ, मैंने आज तक अपनी कैलोरीज काउंट नहीं की। इट्स अबाउट न्यूट्रिशन। अब चॉकलेट्स और कैंडीज और नान से आपको जीरो न्यूट्रिशन मिल रही है, तो आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही कह तो मुझे वो चीजें खानी है जिससे मेरी बॉडी को फायदा हो। somehow ये होता है ना कि आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं लंबी शिफ्ट से, तो जल्दी से कोई चीज आपने खानी है तो बस आपने खाई, तो हमारा ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे आयशा ने कहा ना, देयर इज विल देयर इज अ वे, तो देयर इज अ बिल यू हैव टू पे, तो वो काम भी चलो जी, कमिंग बैक टू द रोल। नहीं, मेरा एक बैग हर जगह जाता है, पूरा भरा हुआ होता है स्नैक्स और खानों से, कि कहीं फंस गए 3 दिन के लिए भी अगर फंस गए ना कहीं पे, तो जरूर कुछ मौजूद होगा। ओके, लेट्स कम बैक टू द मूवी नाउ। आप एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? कैसा रहा आपका ये किरदार? एंड सिंस एक तो हमारे यहाँ वुमेन को परसीव किया जाता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक लेम सा जुल्म होता हुआ किरदार हमने दे दिया। नाउ कमिंग टू अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक लेडी पुलिस ऑफिसर का, खासतौर पे आज के कंटेम्प्रेरी ज़माने में नहीं, लेट 90s में जहाँ पे इतना पावरफुल वुमेन को नहीं समझा जा रहा था? तो मुझे प्लीज इसको बताओ। एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है वो काफ़ी एम्पावर्ड है इन द फिल्म। आई फील लाइक मे बी वी आर लाइक, जो हमने रेफरेंस भी लिया है फॉर एग्जांपल, वो एक एम्पावर्ड कॉप का लिया है, नॉट समवन जो डरी हुई है अपने यू नो कॉलीग से या अपने सबॉर्डिनेट से। Of course there is an element of fear also, क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन में fear एक बहुत बड़ी जगह रखता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको एक fear है subconsciously, right? So there's fear and there's a bit of unsurety, you know. लेकिन it was lovely playing that character. It was very challenging. बहुत मज़ा आया। पारस ने बहुत मेरी हेल्प की, क्योंकि मुझे ये मेरी कोशिश थी कि मैं किसी भी तरीके से खूबसूरत मेरा जो कैरेक्टर है बुलबुले का, उससे रिजेंबल ना करूं। अब जब 13 साल से मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और आंखें बंद करके प्ले कर रही हूँ, जैसे अभी भी इस शो के बाद मुझे बुलबुले की शूट पर जाना है। खूबसूरत, राइट? सो एक कैरेक्टर है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसके मैनरिज्म्स, उसकी हर चीज। सो टू ब्रेक आउट ऑफ दैट मोल्ड एंड मेक श्योर कि कहीं भी वो रिजेंबलेंस ना आए, you know, I want other people to give me feedback कि मैंने कोई डिलीवरी की है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कहीं से किसी और कैरेक्टर से रिजेंबल तो नहीं किया। सो यू नो, आई वुड हैव डिस्कशंस, मेरे यासिर के साथ भी होते थे। पारस हर सीन से पहले हम बैठ के रीडिंग करते थे और मैं कहती थी पारस नहीं, मुझे फिर से बताओ। सो यू नो, इट वाज चैलेंजिंग बट इट वाज वेरी अपलिफ्टिंग। और थोड़ी सी वो एक मम्मी डैडी कैरेक्टर है, यासिर की एक लाइन भी है, क्योंकि शी बिलोंग्स टू लाइक अपर मिडिल क्लास फैमिली, और वो बाहर से पढ़ के आई है पुलिस ऑफिसर, उसको इस सिस्टम में एडजस्ट होना है। सही। सो उसकी आईज के थ्रू जो फ्लॉज है सिस्टम में और जो आई वुड से द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, वो उसकी आईज के थ्रू आपको नजर आ रहा है, राइट? यू नो, एंड इनकी आईज के थ्रू भी, जो सीरियल किलर है उनकी आईज के थ्रू भी नजर आ रहा है। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ द फिल्म, आई फील द फिल्म हैज 3 पर्पसेस। एक तो ये कि सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, लीगल सिस्टम में, दूसरे सिस्टम्स में पॉलिटिकली, उन पे एक तो लाइट डाली जा रही है। दूसरा ऑफ कोर्स कि किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं इर्द गिर्द, एंड नोबडी नोज अबाउट इट, यू नो, एंड हम इस तरह के कैरेक्टर्स को अपनी सोसाइटी से किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह उसकी अवेयरनेस दे सकते हैं, हाउ शुड पेरेंट्स यू नो बिहेव, और व्हाट सेंसिबिलिटी दे शुड हैव कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और तीसरा, टू गेट इनसाइड द माइंड ऑफ समवन हु कैन डू दिस,
कि साइकोलॉजिकली एक ऐसा इनह्यूमन कैरेक्टर है, कौन 100 बच्चों को मार सकता है, नॉर्मल लोग तो नहीं। व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, सो इट्स वेरी रेलेवेंट, क्योंकि हम आजकल भी हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो हमें बहुत हिला के रख देते हैं, राइट? वी आर फॉलोइंग द नूर एंड ज़ाहिर जाफर केस आल्सो। सो बड़ी रेलेवेंट टाइम पे ये फिल्म आई है टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द माइंड ऑफ द किलर। सो लेट्स सी अगर ऑडियंस को ये 3 पर्पसेस समझ आते हैं। चले जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयशा हमें बता रही हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, और जिस तरीके से यासिर, अगर मैं आपसे ही बात करूं तो अब जैसे आयशा बता रही हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट होता, यानी कोई राइटर ये लिखता कि जी एक बंदा है जिसने 100 बच्चों को मार दिया, तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं यार इतना भी कोई नहीं होता, लेकिन क्योंकि अब ये एक रियल स्टोरी है, उसके ऊपर ये मूवी है, तो कितनी इम्पैक्टफुल होगी? देखिए इम्पैक्टफुल तो है। हम लोगों ने कल जब देखी फिल्म तो आई थिंक हम सब लोग हिल गए। बाहर जब हम निकले तो लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने हमें रुला दिया। तो लोग रो कर बाहर निकले सिनेमा से, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। लोगों को समझ आई वो बात जो हम बताना चाह रहे थे। और अबू है जो डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं इस फिल्म के, उन्होंने बहुत खूबसूरत जुमले लिखे हैं। अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो अनवर साहब के मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स किए, अनवर मकसूद साहब के। और उसके बाद ही मुझे ये बुरी आदत पड़ी कि मुझे टीवी के स्क्रिप्ट समझ आने बंद हो गए। और क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे राइटर्स के स्क्रिप्ट ऑफर नहीं हो रहे थे और जिनके हो रहे थे मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये अबू है का स्क्रिप्ट इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, इसके जुमले ऐसे हैं कि अगर आप उसमें कुछ चेंज करेंगे तो आपके मुंह से नहीं निकलेगा जुमला, अगर आप वैसे ही बोल देंगे तो वो इतने अच्छे फ्लो में निकल जाता है। तो हम सब ने जो अच्छी एक्टिंग की उसकी एक वजह ये भी है कि हमें स्क्रिप्ट बहुत अच्छा मिला। बुरा स्क्रिप्ट अच्छे से अच्छा एक्टर नहीं कर पाता, और अच्छा स्क्रिप्ट बुरे से बुरा एक्टर अच्छा कर जाता है। ये हम थिएटर में सुनते थे और ये हमने ये एक्सपीरियंस किया है इस फिल्म में। यासिर भाई, ये एक चीज़ कई एक्टर्स के साथ ये होता है कि लोग उनका वो किरदार याद करके फिर उनको उसी नाम से पुकारते हैं। जोकर आउटस्टैंडिंग मूवी, बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी हम तो खुद देखते हुए डिप्रेशन में चले गए। वाकिन फीनिक्स वुड बी रिमेंबर्ड फॉर द जोकर फॉर लाइफ टाइम। वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज जावेद इकबाल? देखिए जी, हर इंसान के माँ बाप जो उसका नाम रखते हैं वो चाहते तो यही है कि उसी नाम से पुकारें, लेकिन ये लोगों का प्यार होता है। मैं आयशा के साथ कभी वॉक करूँ तो लोग खूबसूरत की आवाज़ लगा देते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं खूबसूरत को। ये बाहर निकलता होगा तो इसको ज़रूर, आज आप जब इंट्रोडक्शन करवाया तो आप कहते हैं शब्बीर। मेरी मरहूम वालदा इनका शो बहुत शौक से देखा करती थी, शब्बीर तो देखेगा। तो मैं अभी उस दिन एक ग्रोसरी लेने गया था, तो मेरे साथ मेरी बेगम थी, तो वो पीछे से किसी ने आवाज़ लगी जावेद साहब, तो मैंने देखा ही नहीं, ऑब्वियसली मैं क्यों देखूंगा। फिर उसने कहा जावेद इकबाल, तो फिर मैं मुझे देखा। अब उन्होंने सिर्फ ट्रेलर देखा था, लेकिन उन्होंने इस नाम से मुझे बुलाया, पहचान गए थे। तो ये इतना इम्पैक्टफुल ऑलरेडी हो चुका है। पहले ही इतना ज्यादा इम्पैक्ट है इस मूवी का। अच्छा ये बताएं, ऑब्वियसली जबरदस्त आप लोगों की मूवी आ रही है, मूवी में जो है आप लोगों ने एक साथ काम किया, तो कई ऐसे वाकयात होंगे, कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें, आप लोग को लगता है कि यार ये बड़ा मेमोरेबल था, ये जो था ना, ये एक्ट था, या ये उस टाइम पर हुआ था, फिर उसको ऐसे कर लेते हैं सेट पे किसकी ज्यादा लड़ाई हुई। एग्जैक्टली, ये क्लीशे है, आई एम सॉरी बट लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। हाँ, एक हमारा फाइटिंग सीन है जिसमें आयशा फाइटिंग तो नहीं, पिटाई का मेरा सीन है, आयशा मुझे कूट रही है और आयशा ने काफी। तो आयशा आपने कोई पुरानी खुन्नस निकाली? पुरानी निकाली नहीं निकालनी चाहिए थी, तो और ज्यादा इफ यू रिमेंबर एनी। भाई मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि वो प्रोजेक्ट कामयाब होता है जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक सब पॉजिटिव रहे, डायरेक्टर से लेकर बॉय तक। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं और वो प्रोजेक्ट जो कामयाब हुए हैं उनके पीछे यही बात होती है। तो जावेद इकबाल फिल्म के पीछे भी यही बात थी कि पहले दिन से लेकर डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सब जितने भी स्पॉट बॉयज़ और टेक्निकल क्रू जो था, एक्टर्स समेत, वो सब बहुत पॉजिटिव थे। मिजाज अच्छे, कुछ तो कोविड छोटा क्रू था तो सबकी कम्युनिकेशन भी ज्यादा बहुत ही अच्छी और कोई झगड़ा नहीं, सब सुकून से अपने काम पे फोकस कर रहे थे। तो थ्रू आउट जो है बड़ा ही मज़ा आया, और मैं समझता हूँ ये एक मेन बात है इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए। और जो स्क्रिप्ट है, देखें सच जो होता है ना वो मुंह चढ़ के बोलता है, तो ये कहानी सच कहानी है और ये इसीलिए लोगों तक पहुंची है और दिलों तक जाएगी, क्योंकि इसमें सच है। और स्क्रिप्ट जैसे यासिर ने भी बोला कि इसके पीछे रिसर्च बड़ी है,
इस कहानी के पीछे या स्क्रिप्ट के पीछे। अबू अलीहा ने पहले नॉवेल लिखा कुकड़ी के नाम से, फिर उसके बाद उसका फिल्म का स्क्रिप्ट बनाया और फिर जाके ये सारी बातें हुई हैं, आगे तक पहुंची है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से वेल कुक्ड होगी तो मज़ा भी आएगा ना। तो इसीलिए ये फिल्म मैं समझता हूँ कि कुछ मामलात करेंगे। मामलात कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगी। अच्छा, आखिर में अब इतनी जल्दी तो हम जान नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कहाँ इतने बड़े लोग हमारे हाथ आते हैं, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि हमने मूवी पे बहुत बात कर ली। एक छोटा सा नॉट अ ट्रिविया बट क्योंकि आपके बहुत सारे इंडस्ट्री में दोस्त हैं, अभी रिसेंटली हुमायूं भाई को भी एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला है। तो फर्ज कीजिए कि आपसे अगर मैं पूछूं बारी बारी कि नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त सीरीज़ थी मनी हाइस्ट। अब मनी हाइस्ट में अगर यासर भाई मैं आपसे शुरू करूं कि पाकिस्तान में अगर वो बनती तो प्रोफेसर का किरदार पहले कौन अदा करता? डिपेंड करता है बना रहा कौन है और उनके फेवरेट्स कौन है। नहीं फिर भी एक आधा कोई नाम तो लेंगे ना। जो फेवरेट होंगे वही होंगे उसके अंदर। बिल्कुल सही कहा यार। अच्छा, नुमान इजाज प्रोफेसर प्रोफेसर जैसे वैसे आपने प्रोफेसर बोला ना तो यूं करके मैं फवाद खान प्रोफेसर हो सकता है। I haven't seen the show, can you imagine? तो मैं तो नहीं बता सकती। ओके ठीक है। फवाद खान और आयशा ने सेव खेल लिया, बहुत जबरदस्त खेला, राइट दिखा के लेफ्ट खेलते हुए। अच्छा, आयशा का भी रोल बनता फिर टोक्यो का। टोक्यो बनता था। She's hot। लेकिन टोक्यो का पता है मुझे, लेकिन वो इंतकाल कर गई थी। हाँ, कुछ नहीं होता, अमर हो गई ना वो, अमर हो गई, टोक्यो अमर हो गई। और अगर आयशा करेंगी तो और किरदार अमर हो जाएगा। अच्छा, नायरोबी का किरदार आई गेस अगर आप ऐसे मिलते जुलते कह रहे हैं तो आई थिंक आमना शेख को करना चाहिए। और अगर आज जिस तरह से मैंने जोकर का जिक्र किया, पाकिस्तान में इतना इंटेंस कैरेक्टर और इतना ज़्यादा डीप किरदार कौन इस वक्त अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान में अच्छे एक्टर्स की कमी नहीं है। जो टीवी पे हैं उसमें से 50% लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, लाइक बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मैं 50% कह रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि टॉन्ट मारा है। 50% एक बहुत बड़ा नंबर है। आप दुनिया की किसी इंडस्ट्री में जाके देखें तो आपको 50% अच्छे एक्टर नहीं मिलेंगे। इंडिया की इंडस्ट्री में हम कहते हैं सनी देओल बहुत बड़ा हीरो है, सनी देओल एक्टर कितने बुरे हैं, मतलब उतने अच्छे एक्टर नहीं है। डांसर भी। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आपको मिलेंगे जो अच्छे एक्टर नहीं है मगर बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो पाकिस्तान में 50% एक्टर्स बहुत अच्छे क्लास के एक्टर हैं, तो मेरे ख्याल में तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। इमरान अशरफ, आई थिंक फहद मुस्तफा could also do it। उसकी सीरियल याद है, मैं अब्दुल कादिर। यस, वो उन्होंने कितनी वैरायटी थी। आप लोगों के सामने मेरा क्या ही राय, लेकिन इफ मोइन अख्तर would have been वो तो बिल्कुल वो तो लेजेंड्स, अनडाउटेडली बेस्ट। वो तो फिर एक ऐसी चीज। आखिर में ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी मूवीज़ बहुत अच्छे रियल कैरेक्टर्स पे बन रही हैं। डू यू फील, स्टार्टिंग फ्रॉम पारस भाई आपसे, डू यू फील कि मूवी म्यूज़िक, नॉट द पॉप म्यूज़िक, लेकिन फिल्म में जो म्यूज़िक है उसमें हम थोड़ा शायद पीछे लैग बिहाइंड कर रहे हैं बैकग्राउंड स्कोर में? जी देखें, फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है साउंड इंजीनियरिंग का, साउंड डिज़ाइन का, जो यहाँ पे अभी कम है। लोगों को उस तरह की सेंस नहीं है कि फिल्म का साउंड कैसे डिज़ाइन किया जाए। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, इसके पीछे लोग डिग्रीज करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका अभी वैसा सेंस है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। और कुछ लोग आने वाले दिनों में कुछ आप ऐसी मूवीज़ देखेंगे पाकिस्तानी जिनका साउंड डिजाइन बड़ा अच्छा हुआ होगा। सही। आयशा, आपसे वो है कि आपने 2-3 दफा एक जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी रियल लाइफ पर फिल्में बन रही हैं। नहीं बन रही हैं। जावेद इकबाल के अलावा मुझे बताएं कहाँ बन रही हैं? कौन बना रहा है बेनज़ीर भुट्टो पे फिल्म? कौन बना रहा है ईदी साहब पे फिल्म? कौन बना रहा है शोएब अख्तर पे फिल्म? कौन बना रहा है शाहिद आफरीदी पे फिल्म? यही तो इनिशिएटिव था। आई थिंक कि बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बट साउंड डिजाइन की जहाँ तक बात है, आई कंप्लीटली एग्री। साउंड एक पूरी फिल्म को बना सकती है। बिल्कुल। इम्पैक्ट जो आप डायलॉग्स के पीछे जिस तरह साउंड देंगे, दैट विल क्रिएट द इमोशंस। और वो बिल्कुल उस पे फोकस नहीं है, सीरियसली। एंड आई नोटिस दैट इन एवरी फिल्म। और हर फिल्म में साउंड तो वेरी, वैसे हमारी फिल्म का साउंड डिजाइन अच्छा है। जी बिल्कुल, इंपैक्टफुल है। अच्छा है। अच्छा है।
अच्छा है, there's room for improvement of course, हमने शुरुआत की है, लेकिन और एक बात बोलूँगी, हमारी रिसोर्सेज हमारी फिल्म की, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी विजन और उनका जज्बा इतना था कि उन्होंने कहा मेरे पास जितनी रिसोर्सेज है मैं उससे मैं फिल्म बनाऊंगा। सो हमारी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थी। आई वांट द ऑडियंस टू नो दिस कि जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि ख्वाब नहीं है, पैशन नहीं है, राइट। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, ऑल्दो इस फिल्म के रिटर्न का किसी को गारंटी नहीं है कि लोग देखने आएंगे, ये चलेगी इंशाल्लाह चलेगी कोविड के टाइम में, बट ही स्टिल टुक अ स्टेप विद हिज रिसोर्सेस। और ये आर्ट मूवी है, ये कमर्शियल जिस तरह से मूवी नहीं है, ये एक पैरेलल सिनेमा की मूवी है। और इस तरह की मूवीज इंडिया में जब बनती हैं बहुत पसंद की जाती हैं, हमारे यहाँ बनती नहीं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा आखिरी, वो ये है कि इस फिल्म को इंडियन फिल्म से बिल्कुल कंपेयर ना करें, पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी, हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी नहीं, आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हमने और वो इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वी डोंट नो कि रिटर्न होगा या नहीं। हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी तो चाहिए। देखिए इंडस्ट्री भी अभी ग्रो करनी है, अभी तो इंडस्ट्री समझे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपने मूवी देखनी है, सिनेमा में जाके देखनी है। ऑब्वियसली जावेद इकबाल ये कैरेक्टर जब से आया है, ऑब्वियसली हम भी जाएंगे ही। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, थैंक यू सो मच। आयशा, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड पारस भाई, कोई देखे ना देखे, हम तो जाके जावेद इकबाल देखेंगे। तो अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक 28 जनवरी लाजमी जाके देखनी है। अभी लेंगे ब्रेक, उसके बाद होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। पेशावर का इलाका कोटला मोहसिन खान, यहाँ घर में गैस सिलेंडर धमाका हुआ है, एक शख्स जहां बहक, बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। जी अंदरून शहर गंज क्वार्टी में गैस सिलेंडर धमाके से जो है वो छत जमीन बहुत हो गई, जिसकी मलबे से जो है 4 अफराद को निकाल लिया गया है, जिनमें जबकि एक शख्स जो है सुलेमान नामी शख्स 40 साल जो कि घराने का सरबराह बताया जा रहा है, वो जहाँ बहक हो गया है, जबकि खातून समेत 3 बच्चे जो हैं उनको जख्मी हालत में निकाल लिया गया है, जबकि रेस्क्यू टीमें इस वक्त इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो मलीर में सेक्रेटरी दिफा के मातहत आर्मी फील्ड फायर रेंज बनाने का मामला 51,000 एकड़ जमीन में गोद शामिल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से जवाब तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सेक्रेटरी दिफा से जवाब लेकर जमा कराने का हुक्म दिया है। इरफान उल हक, बताइए। फैसल, ये 115 से ज्यादा दरख्वास्त गुजार हैं, ये मकीन है इस इलाके के और मुख्तलिफ कोर्टों के। इनका ये कहना है कि सूबाई हुकूमत ने 13,000 एकड़ ज़मीन दी थी वजारत दिफा को इस रेंज के लिए, आर्मी फील्ड फायर रेंज के लिए। ताहम 51,000 एकड़ ज़मीन के गर्द हिसार बना लिया गया है फायरिंग रेंज के लिए, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान, कई गोश्त और जो निजी इमलाक हैं वो भी इस हिसार में आ गई हैं। इसलिए जो उनका हक है वो मुतासिर हो रहा है और वजारत दिफा को और जो दीगर हुकाम हैं उन्हें ये फील्ड रेंज बनाने से रोका जाए। आज अदालत को बताया गया कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जवाब जमा करा दिया गया है। ताहम अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि अब तक अदालत में ये जवाब जमा नहीं कराया गया है, जिस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई है कि वजारत दिफा से रब्ता करें, सेक्रेटरी दिफा से बराह रास्त रब्ता करके जो तहरीरी जवाब है वो जमा कराया जाए, ताकि इस हवाले से अदालत उस जवाब का जायजा लेने के बाद मज़ीद अहकाम जारी करे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अच्छा, सोशल मीडिया पर चंद दिनों पहले कुछ तस्वीर वायरल होती है, वैसे तो होती रहती हैं, अब ये कौन सी तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें वो हैं जिसमें कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम एक नामालूम खातून के साथ है। बताएं, नामालूम अफराद से नामालूम खातून तक आ गया। अब ये हैं कौन? ये अब नहीं रही नामालूम, अबिया मामून है। वो कहती हैं कि वो बाबर आजम को जानती भी नहीं है और ना बाबर उन्हें जानते थे, लेकिन अब बाबर को हमेशा याद रहूंगी। बिल्कुल, और अबिया मामून ने बाबर आजम के मद्दाहों को भी एक पैगाम दिया है, और क्या पैगाम दिया जरा सुनिए आप। यहाँ पे दुबई में यूएई बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम करती हूँ, और वो पिक्चर हमारे एक शूट की थी जो अभी तक शूट भी रिलीज नहीं हुआ,
लेकिन वो पिक्चर वायरल हो गई है। मेरा काम ये है कि बिफोर मेरा क्लाइंट, जैसे फॉर एग्जांपल बाबर आजम वाज माय क्लाइंट, तो वो कैमरे के सामने जा रहे तो आई हैव टू मेक श्योर कि उनकी जैकेट प्रॉपर लग रही है, उनके बाल प्रॉपर लग रहे हैं। उनका बाबर तो मुझे जानता भी नहीं था उससे पहले, अब शायद, और उनको शायद मैं याद भी नहीं होंगी शूट के बाद से, अब शायद उनके दिल और दिमाग में मैं पूरी जिंदगी रहूंगी। तो मैं पहले कॉम को बता दूं, मैं उनकी भाभी नहीं बन रही। मेरे 2 बेटे हैं एंड मेरा ऐसा कोई अरमान भी नहीं था। तो जनाब ये स्टाइलिस्ट थी जो कि बाबर आजम को स्टाइलिंग कर रही थी, और लोगों ने फैसल इस हवाले से पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था नीचे, इनकी फुप्पी की बेटी होंगी, नहीं इनकी खाला की बेटी होंगी, नहीं इनकी दोस्त होंगी। सिर्फ यही नहीं कहा लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।